ऑडियो सिंक करते हुए आज हम मैं बस वीडियो फ्रेम चेक कर रहा था। क्या मूडी लाइटिंग हो रखी है, वाह वाह। रात के 10:30 बज रहे हैं। यार फिनलैंड अलग ही जगह है। बट हाँ, मैंने अभी रुको एक सेकेंड, मेरे को थोड़ा सा उस मूड में आना था जिस मूड से मैंने एंटिसिपेट किया था कि मैं बात करूंगा इस फिल्म के बारे में। क्योंकि देखो, इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लोग फिल्मों के बारे में बात करते हैं, हम लोग फिल्मों के बारे में बहुत एंथुजियस्ट हैं इस पॉडकास्ट पे। हम मतलब मैं और जो भी लोग देखते हैं उतने हैं नहीं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो भी है वो एंथुजियस्ट हैं प्रॉपर। मेरे को इधर नहीं, इधर देखना चाहिए। हाँ, तो यार सिनेमा का जो एक्सपीरियंस होता है ना, थिएटर में जाके चीज़ें देखने का, थिएटर में जाके इमर्स होने का उस मूवी के अंदर, उस सिनेमा के अंदर, वो ऑब्वियसली पिछले 2 साल में काफ़ी, 1.5 साल में पिछले काफ़ी कम हो गया है, काफ़ी दिक्कत हो गई है उस चीज़ को लेके। एंड तभी आई थिंक ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है इसके बारे में बात करना। क्योंकि 1.5 साल बाद, नहीं 1.5 साल नहीं, 1 साल बाद लास्ट मैंने देखी थी टेनेट IMAX में यहीं पे। और 1 साल बाद मैंने एक फ़िल्म देखी है यार थिएटर में। अगर आप अभी भी गेस नहीं कर पा रहे कि कौन सी फिल्म है क्योंकि आप ऑडियो वर्जन सुन रहे हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक विडो के बारे में। मैं यूजुअली मार्वल फिल्म्स पे नहीं बनाता हूँ ज़्यादा, मतलब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, या उतना डिस्कस भी नहीं करता हूँ मैं मार्वल फिल्म्स को। मैं मतलब बहुत एंट्री लेवल मार्वल इंथुजियस्ट हूँ, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। रिसेंटली मैंने डिज्नी प्लस ली सब्सक्रिप्शन और मैंने सारा मार्वल देख डाला मैंने 1 महीने के अंदर अंदर। और ऑब्वियसली मैंने लोकी और वॉन्डर विजन का बहुत सुना था, मैंने उसकी वजह से लिया था। और मैं उस जनरेशन हूँ जो डार्क नाइट, बैटमैन बिगिंस, डार्क नाइट राइजेस वाले सुपर हीरो कॉमिक बुक मूवी से बिलोंग करते हैं। और हम लोग को ना एक हैंगओवर था जब वो ट्रिलॉजी ख़त्म हुई थी नोलन वाली। और हम लोग अपने आप को फिर DC फ़ैन समझने लग गए थे कि यार हाँ नहीं, ऐसा कैसा यार, DC फ़ैन है हम लोग तो, मतलब मार्वल तो हमेशा एक लेवल नीचे ही। तो कभी मैंने मतलब उतना एंथुजियास्टिकली देखा ही नहीं मार्वल फिल्म। मतलब हमेशा ऐसे दिखता था कि ये क्या, ये कुछ नहीं है। ठीक है यार, वैसे मतलब मैं 2012 की बात है, कितने साल का, 18 साल का था मैं। हाँ नहीं ठीक है, फिर जस्टिफाइड है, 18 साल के सभी चूते होते हैं। तो वो परसेप्शन रख के मैंने उतना देखा नहीं। आई थिंक डॉक्टर स्ट्रेंज मेरा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मेरे को बेनेडिक्ट कम्बरबैच देखना था। और वो मूवी के स्टार्टिंग में भी मतलब वो ऐसे बातें कर रहा था जैसे लग रहा था कि हम लोग मतलब शर्लॉक का एक एक्सटेंशन देख रहे हैं एक तरीके से। क्योंकि इतना उसका बिहेवियर और उसका मैनरिज्म्स उस फिल्म में, डॉक्टर स्ट्रेंज के स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में इतना सिमिलर था शर्लॉक के। मैं वहीं से एकदम हुक्ड कि नहीं यार, ये तो गज़ब। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज आई थिंक मेरा एंट्री पॉइंट था प्रॉपर इमर्शन मार्वल यूनिवर्स में। फिर मैंने एंटमैन देखी क्योंकि मुझे पॉल रड बहुत पसंद है, फ्रेंड्स के टाइम से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सिविल वॉर तो हाइप की वजह से देखनी पड़ी थी मुझे। इवेंचुअली करते हुए मैंने पीछे की मूवीज़ कैचअप किए। फिर मैंने रैग्नारॉक देखी। रैग्नारॉक देखने के बाद तो मैं मतलब बोला ये क्या फ़िल्म बना दी है भाई, कितनी और जब मुझे पता चला कि ये फ़िल्म आधी से ज़्यादा इम्प्रोवाइज है, मेरा एकदम हालत ख़राब हो गया, ठीक है। वहाँ से धीरे धीरे मार्वल का वो, बट मेरा प्रॉपर मार्वल में अगर इनिशिएशन कह सकते हो तो फर्स्ट स्टेज डॉक्टर स्ट्रेंज विच वाज 2016 आई गेस। और सेकंड स्टेज अभी जब मैंने डिज्नी प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया अब मैंने सारी फिल्में लगातार लाइन से देखी है उसके बाद से। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरा एक दोस्त है भाई, मेरा KD क्लाउडी अपना, HDR का 14, वो बंदा जब भी मतलब मैं कोई भी मार्वल फिल्म देखता हूँ मैं उसको बोल के दिखता हूँ कि भाई देख ले, मैं मार्वल की पिक्चर देख रहा हूँ। क्योंकि वही एक बंदा जो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अप्रिशिएट कर पाएगा इस चीज़ को कि हाँ नहीं ठीक है, बंदा टाइम वेस्ट कर रहा है गलत चीज़ में लेकिन फिर भी बड़ा मज़ा आ रहा है।
तो उसको मैं इन्फॉर्म करता रहता हूँ, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो उससे चाहो तो। बट जैसे आप अभी इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग के कितना 2.5 मिनट 3 मिनट से आप समझ चुके होंगे कि ये मेरे नॉर्मल पॉडकास्ट की तरह नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरा आज का जो पॉडकास्ट एपिसोड है वो उतना फिलोसफिकल ड्रिवन नहीं होगा जितना मेरे यूजुअल एपिसोड मैंने अभी तक रखे हुए हैं। तभी मैं इसको ब्लैक एंड वाइट नहीं करने वाला हूँ, जो मैं यूजुअली करता हूँ, और हम एंगेज हो जाते हैं उस जोन में जहाँ पे हम फिलोसफी डिस्कस करने लगते हैं, कैरेक्टर है उसके ऊपर। मैं आज मार्वल मूवीज़, कॉमिक बुक मूवीज़, सुपर हीरो मूवीज़ इन जनरल उस ट्रोप को डिस्कस करना चाहता हूँ ब्लैक विडो के थ्रू बेसिकली। बाय द वे ये देखो, एक और सिनेमा थिएटर में जाके एक और चीज़ देखने का फ़ायदा, मतलब ये मुझे मिला। मुझे यहाँ पे फर्स्ट डे फर्स्ट शो टेक्निकली थोड़ा लेट होता है, मतलब ऐसे सुबह 9 बजे नहीं होता है। मैं थोड़ा मिस करता हूँ उस कल्चर को यार, कि सुबह 9 बजे जाके पार्किंग लॉट में बैठे हुए हैं, कोई नहीं आया है, गार्ड तक नहीं आया, मैं पहुँच गया हूँ सुबह 8 बजे कि नहीं भाई गेट खोल दे, मेरी 8:30 बजे 9 बजे मूवी व्यूइंग है, स्पेशल प्रीमियर है, उसमें जाके देखना है, मुझे रईस देखनी है, ये देखना है। वो कल्चर थोड़ा मिस करता हूँ, वो है नहीं यहाँ पे। यहाँ फर्स्ट डे फर्स्ट शो का उतना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बट हाँ, मैं गया था शो देखने ब्लैक विडो, जो भी यहाँ पे फर्स्ट डे फर्स्ट शो मिला मुझे IMAX में। ज़रूरी है IMAX, वरना पाप लगेगा मुझे अगर मैंने नहीं बोला तो ये मुझे मिला। ये पोस्टर, क्या हाई क्वालिटी पोस्टर यार, हालत ख़राब हो गया मेरे देख के। सॉरी जो लोग ऑडियो वर्जन सुन रहे हैं, मेरे अराउंड 8-9 लोग ऑडियो वर्जन सुनते हैं, मुझे नहीं पता कौन है, बट थैंक यू यार। थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो मैं बस उसमें अभी ये दिखा रहा हूँ कि एक मेरे पास ब्लैक विडो का पोस्टर है जो मुझे थिएटर में मिला था, और बहुत ही अल्ट्रा हाई क्वालिटी पोस्टर है, पता नहीं क्या। और मैं मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो आता हूँ यार। एक्चुअली मैं वैसे बहुत ज़्यादा पहले से ही खुश था। भाई खड़े हो जा बहन। हाँ, मैं पहले से ही काफ़ी हाइप्ड अप था, क्योंकि मैं बहुत सालों बाद थिएटर में फिल्म देखने जा रहा था, और वो थिएटर एक्सपीरियंस मतलब अनपैरेलल्ड है। मैंने अपने घर में सामान खरीद के बहुत ट्राई किया कि मैं थिएटर एक्सपीरियंस एमुलेट कर सकूँ यहीं पे अपने घर के अंदर ही। सोफ़ा लगा दिया, कंफर्टेबल टीवी ले लिया, साउंड बार, होम थिएटर, 10,000 चीज़ें मैंने लगा दी हैं, लेकिन फिर भी मतलब वो थिएटर एक्सपीरियंस नहीं आ पाता है। वो मैं अभी गया ना, मेरे को समझ आया, मेरे को दिखा कि यार ये कहीं और नहीं हो सकता है। जब IMAX का वो एंट्री वाला इंट्रो आया ना, और उस इंट्रो को जब मैं 3D में देख रहा था, और मेरे को लग रहा था कि मैं उसके अंदर इमर्स हो चुका हूँ। मेरे को हल्का सा रोना आया था मुझे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ वैसे। मैं हूँ उस तरीके का थोड़ा इमोशनल चौधा, बट ठीक है। डाइग्रेशन अगर मैं यहाँ ख़त्म करूँ, कोई वर्ड है क्या डाइग्रेशन, मुझे नहीं पता, बट मेरे को अभी उतने फर्क है नहीं देने को। अगर मैं बकचोदी कम करूँ तो मुझे इस बात को एम्फेसाइज मैं पता नहीं करवा पा रहा हूँ कि नहीं, कि आप थिएटर में फिल्म देखना जो एक्सपीरियंस है शायद ही रेप्लिकेट कर सकते हो कहीं और हम जैसे लोगों के लिए जिनको सिनेमा का इतना एंथुसियाज्म है, मुझे नहीं पता हम आप कैसे सरवाइव कर रहे हो पिछले 1-1.5 साल से। क्योंकि मैंने जब फाइनली देखी फिल्म 1 साल बाद, टेनेट के बाद, ये बहुत ओवरवेलमिंग था स्टार्टिंग में, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था। मेरे को ऐसा याद रहेगा, मतलब ऐसा 2020 में जैसे मुझे याद रहा था कि मैंने टेनेट देखी थी, एक मोमेंट था 2020 का, गिवन कि 2020 उतना मतलब था नहीं वैसे कि मोमेंटस या, लेकिन 2021 का भी मेरा ये मोमेंट रहेगा। क्योंकि बाय द वे मैंने ये फिल्म देखी, इमीडिएटली मैंने बोला कि मुझे फिर से देखनी है, और पार्शली इस वजह से क्योंकि फिल्म अच्छी थी, पार्शली इस वजह से क्योंकि मुझे थिएटर में फिर से देखना था। और उस तरीके से मैंने आई थिंक 3 या 4 बार अभी थिएटर में मैंने यही एग्जैक्ट फिल्म देख ली है बार बार। अगर आप मुझे जानते तो आपको पता होगा कि ये मेरे लिए कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, मैं यूजुअली करता हूँ ये 3 से 4 बार एक ही चीज़ें बार बार देखता रहता हूँ। बट इंडिया में करना और यहाँ करना थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि कॉस्ट फैक्टर बहुत डिफरेंट है यहाँ पे और इंडिया में। बट मेरे लिए एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा प्रेशियस था, और मुझे पता नहीं था कि इसके बाद मेरे को कब चांस मिलेगा कुछ नया देखने का, क्योंकि मैं फास्ट 9 तो नहीं देखने वाला हूँ, मेरे को मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं है। बट द फैक्ट कि मैं सही टाइम पे
डिज्नी प्लस के थ्रू मार्वल में इन्वेस्ट हो गया, सही टाइम पे मैं सुपर हीरो मूवीज़ में वापस उस जोन में आ गया था जहाँ पे मैं हल्का सा जो एक डिसबिलीव चाहिए होता है ना आपको इंगेज करने को उन फिल्म्स के साथ, मैं उस जोन में ऑलरेडी था पिछले 1 महीने से। और मेरे लिए तो मतलब एकदम प्रॉपर एक्सपीरियंस था। ऐसा लग रहा था कि मैं वापस ऐसे 2018-2017 जो अच्छे टाइम हुआ करते थे, याद, जब आप कभी भी उठा के कहीं भी चले आओ और जाके अपनी ज़िंदगी जी लो। मोमेंटरीली मेरे लिए वापस आ गया था जब मैं ये फिल्म देख रहा था थिएटर में जाके। मैं शायद बहुत ज़्यादा बक चुका हूँ इस चीज़ के बारे में, मेरे को थोड़ा कम कर देना चाहिए। और फिल्म के बारे में मेरे ख्याल से ज़्यादा बात करनी चाहिए। हाँ, एसेंशियली मुझे इस फिल्म से 2 या 3 चीज़ें डिस्कस करनी थी। एक तो मुझे फिल्म में जो एक पर्सपेक्टिव होता है ना, जो स्केल होता है, स्पेशली जब आप सुपर नेचुरल फिल्म्स देखते हो। सुपर नेचुरल मतलब कि सुपर नेचुरल नहीं बोलना चाहिए, बट हाइपर रियल सॉर्ट ऑफ, इन अ वे कि जो उसका प्रेमिस है वो आपको पता है कि शायद रियल लाइफ प्रेमिस उतना नहीं है। मतलब सुपर हीरोज़ ऑब्वियसली मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और सिनेमा में वो मैजिक है कि आपका, सबके लिए नहीं बट हम जैसे लोगों के लिए, वो एक डिसबिलीफ आपके ला सकता है आपके थिंकिंग के अंदर। आप सस्पेंड कर सकते हो बिलीफ टेम्पररीली, और आप फिर भी एंग्रोस्ड हो जाते हो उस डिमेंशन के अंदर, उस फिक्शनल वर्ल्ड के अंदर। और वहाँ पे ना पर्सपेक्टिव इज़ एट योर ओन विल, मतलब कि आप बिल्ड कर रहे हो पर्सपेक्टिव एज अ डायरेक्टर, एज अ नैरेटिव कंट्रोल जो हो आपके पास। आप पर्सपेक्टिव बिल्ड कर रहे हो और आप पर्सपेक्टिव फॉर्मुलेट कर रहे हो एक तरीके से कि कैसे जो ऑडियंस है उसको आप गाइड करोगे इस फिक्शनल वर्ल्ड के थ्रू। और वहाँ पे ना स्केल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले कुछ सालों में आई थिंक एवर सिंस डार्क नाइट राइजेस जब से ख़त्म हुई है, मेरे अंदर बहुत एक वो रियलिज्म वाली कॉमिक बुक मूवी का एक रहा है एसेंस, कि एसेंस नहीं, एक वांट रहा है कि मुझे चाहिए उस तरह की फिल्म। और मेरे लिए अनडाउटेडली 2019 में जब जोकर मूवी आई थी, विच इज़, मुझे नहीं पता उसको कॉमिक मूवी बोल सकते कि नहीं बोल सकते, ठीक है, वो एक फिक्शनल कैरेक्टर से उसको अटैच कर दिया था ताकि उसको एक बैकग्राउंड हम दे सकें, एक कनेक्शन दे सकें हम जैसे लोगों के लिए जो ऑटोमेटिकली उस फिल्म को देखने के लिए मतलब जाएंगे, लाइन लगेंगे उसके लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो स्टैंड अलोन एक बहुत प्रॉपर कैरेक्टर स्टडी है, जिसके बारे में मैं अगले एपिसोड में बात करने वाला हूँ। अगले एपिसोड में हम लोग जोकर कवर करेंगे एंड विल कम बैक टू द फिलोसॉफिकल कैरेक्टर स्टडी वाला जो फॉर्मेट है हमारा उसमें। बट यूजुअली सुपर हीरो मूवीज़ थोड़ी सी ग्रैंड स्केल हो रही थी। जैसे मैन ऑफ स्टील, मुझे याद है कि मैंने देखा था क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन ने प्रोड्यूस करी थी, और मुझे लगा था कि यार नोलन का नाम लगा हुआ है यार, पक्का ये तो मज़ा आ जाएगा मूवी देखने में, यार क्या मूवी होगी, नया सुपर हीरो, नया सुपरमैन, उसका सूट देख के तो मेरे को पहले से ही काफ़ी एंथुसियाज्म हो चुका था, जो मैं समझ सकता हूँ। 2013 की बात, 19 साल का था मैं। और मैं जब वो फिल्म देखी, मैं कभी उस कॉन्फ्लिक्ट पे इन्वेस्टेड नहीं हो पाया जो उस फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि उसका स्केल इतना ज़्यादा था कि मैं उससे रिलेट नहीं कर सकता था। आप सीधे शहर बचा रहे हो, आप सीधे मतलब 2.5 घंटे के अंदर अंदर आप सुपरमैन बन भी रहे हो, डिस्कवर भी कर रहे हो खुद को, और फिर आप शहर बचा रहे हो। प्रॉब्लम क्या है ना कि हम पर्सपेक्टिव जो स्केल कर रहे होते हैं उसके लिए 2.5 घंटा थोड़ा छोटा टाइम है। 2.5 घंटे में ये आप हार्डली उस कैरेक्टर के लिए केयर डेवलप कर सकते हो एक अच्छे नैरेटिव के साथ। जल्दी भी कर सकते हो, मतलब ऑब्वियसली कुछ क्रिएटिव राइटर ज़्यादा बेटर होता है। मैं काफ़ी जनरलाइज कर रहा हूँ अभी, बट सुपर हीरो मूवीज़ में जहाँ पे आप एक फिक्शनल वर्ल्ड भी है, सब कुछ है, उसके बाद आपको केयर करवाने कैरेक्टर को लेके, तो 2.5 घंटा मुझे थोड़ा कम लगता है टाइम वो करवाना। और उसके बाद आप उसमें स्केल इंट्रोड्यूस करा रहे हो कि नहीं, इसको तो शहर बचाना है, तो वो हल्का सा फिर जुवेनाइल लगने लगता है, बच्चे की मूवी लगने लगती है एक तरीके से, जो एक डिस्कनेक्ट कर देती है
आप जब उस एज ग्रुप में नहीं रहते हो, उस बचपने वाले एज ग्रुप में नहीं रहते हो, जहाँ पे डिसबिलीव करना इज़ मतलब इतना आसानी से नहीं होता है आप लोग के लिए। तो वो जो प्रॉब्लम थी वो कंटिन्यूसली डीसी को मतलब अफेक्ट करके रखी, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और उसके बाद जस्टिस लीग में भी। इनफैक्ट जो सुसाइड स्क्वाड आई थी और शज़ाम और शज़ाम जो आई थी बीच में, शज़ाम तो मतलब मैं अगर देखूँ तो मुझे लग रहा था कि भाई ये तो मार्वल की फिल्म हो सकती है अगर इसका कलर ग्रेड थोड़ा सा ब्राइट कर दो बस, और इतना फेड करके दे, थोड़ा सा नॉर्मल कलर रख दो उसको। बट मुझे एक जो क्विंटेसेंशियल डीसी डार्क रियलिस्टिक फिल्म थी ना, उसका जो एक वांट था वो कभी वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था, अभी भी नहीं हुआ है फ्रैंकली। और क्योंकि जब आप रियलिज्म इंट्रोड्यूस करते हो तो स्केल अपने आप होता है, क्योंकि कैरेक्टर रियल वर्ल्ड में रूटेड है, आप उसको आप फेमिलियर टेरिटरी में है वो, तो आप उसको अपने आप स्केल कर सकते हो उस पर्सपेक्टिव को और उस ऑमिनस चीज़ को जो लूमिंग है उस कॉन्फ्लिक्ट में। लेकिन जब आप मार्वल मूवीज़ देखते हो, जो मुझे सबसे बोरिंग पार्ट लगता है, अभी मैंने फिर से रिवॉच किया सारी मार्वल मूवीज़ को, जो मुझे सबसे बोरिंग पार्ट लगता था उन इनिशियल मार्वल मूवीज़ का, वो हमेशा लगता था कि वो कितनी ज़्यादा ही बोरिंग होती थी जब उसका क्लाइमैक्स आता था। एक्चुअली मेरे को थोड़ा उसका बेटर वर्ड फ्रेम करना चाहिए, ऐसे ये थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्लंट हो गया। मेरा मतलब ये था कि उसका क्लाइमैक्स मुझे हमेशा लगता था कि लेंदी है, ठीक है, क्योंकि क्लाइमैक्स में हमेशा ये होता था कि आयरन मैन पे किसी ने अटैक कर दिया, कोई विलन ने, अब पूरा शहर बर्बाद हो रहा है, पेपर पॉट्स बर्बाद हो रही है, सब बर्बाद हो रहा है, इस तरीके से। अगेन वही ट्रोप की 2.5 घंटे में आप कैसे केयर करने लगोगे। उसके बाद देयर वाज अ बिग शिफ्ट मार्वल मूवीज में, मेरे ख्याल से सिंस सिविल वॉर, जहाँ तक मुझे लगता है। उसके बाद से जब कैरेक्टर्स पहले इंट्रोड्यूस हुए थे और इंट्रोड्यूस होने के बाद आप उनको उनका इंडिविजुअल फिल्म दे रहे थे, जैसे स्पाइडरमैन हो गया या अभी फाल्कन एंड विंटर सोल्जर हो गया, कोई भी हो गया, वांडा विजन की वांडा मैक्सिमॉफ, आप इनको ज़्यादा केयर इसलिए करते हो क्योंकि अब आपके पास सिर्फ इनका 2.5 घंटे का बैकग्राउंड नहीं है, आपके पास इनका पिछले कुछ फिल्म्स का बैकग्राउंड है, फिल्म्स में इनके इंसिडेंट्स का बैकग्राउंड है, और आपके पास ऑटोमेटिकली एक रूटेड लेवल है इस नए दुनिया में भी। मतलब आप रूट कर सकते हो उस कैरेक्टर को, उसको प्लांट कर सकते हो कहीं पे, और वो प्लांट करना बहुत ज़रूरी है उस कैरेक्टर को, वरना उस कॉन्फ्लिक्ट को फील करना एज एन ऑडियंस बहुत मुश्किल हो जाता है। और मार्वल ने वो बहुत जीनियस मूव स्टार्ट किया, आई थिंक सिंस सिविल वॉर, मे बी विंटर सोल्जर भी। बट जो ये रिकरिंग कैरेक्टर्स और बहुत ही प्रॉपर इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, प्रॉपर इंडिविजुअल फिल्म बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लेस करके, आई थिंक इन्होंने एक जो 10 साल ज़्यादा भी शायद, मुझे नहीं पता, बट आयरन मैन से लेके जो एंड गेम की जो जर्नी थी, वो उन्होंने एकदम प्रॉपर एक्सेल किया है उस पर, कि आप कैसे पर्सपेक्टिव स्केल कर सकते हो इन अ वे कि कॉन्फ्लिक्ट से लोग अटैच्ड रहें, कॉन्फ्लिक्ट जो है इस पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स का, उससे लोग मतलब कनेक्ट कर पाए एक तरीके से। और हो सकता है कि कैरेक्टर्स जिस तरह से प्ले किए गए थे, बहुत ही जोवियल तरीके से, बहुत ही ह्यूमन तरीके से, इवन दो वो बहुत ही अजीब तरीके के, अजीब नहीं, सुपर नेचुरल तरीके की हरकतें करते थे, बट हमसे वो कनेक्ट इसलिए होते क्योंकि वो इन अ वे मतलब बहुत ह्यूमन थे, और वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया था आई थिंक डीसी के यूनिवर्स में। ब्लैक विडो में भी एग्जैक्टली जो मेरे को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट लगता है इस फिल्म का, कि ये फिल्म बहुत पर्सनल लेवल पे बनाई गई है, इन द सेंस कि इसमें ब्लैक विडो इज़ नॉट ट्राइंग टू सेव एक शहर या एक कॉन्टिनेंट या पूरा यूनिवर्स या ऐसा कुछ। बहुत सिंपल सा उसका है कि उसके
उसकी एक जो हिस्ट्री में स्पॉइलर नहीं दूंगा ज़्यादा, बट उसकी उसकी जो बैकग्राउंड रह चुका है, उसका जो हिस्ट्री रह चुका है उसके प्री एवेंजर एरा वाला, हमें उस पर एक तो लाइट थोड़ी सी मिलती है। तो ऑलरेडी आप पहले से ही आप 10 साल से ऑलरेडी देख रहे हो इस कैरेक्टर को। आयरन मैन कब आई थी? 2010 में आई थी 2। आप इसको 10 साल से इस कैरेक्टर को देख रहे हो, रिकरिंग कैरेक्टर है, आप उसके लिए ऑलरेडी केयर करते हो, फिर आप उसका बैकग्राउंड स्टोरी जानते हो और आप उसकी कॉन्फ्लिक्ट में और इन्वेस्ट हो जाते हो और फिर आप रूट करते हो इस चीज़ के लिए। और जब इस कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड आप नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हो तो आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो उस कैरेक्टर, सॉरी इस कॉन्फ्लिक्ट में और ब्लैक विडो के कैरेक्टर में। और उसके अराउंड जो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स, सपोजिड फैमिली मेम्बर्स, मतलब ऑब्वियसली मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता हूँ, बट ये सब जो एक स्कीमेटिकली एक साइकोलॉजी काम करता है ना एक कैरेक्टर का और एक कैरेक्टर डेवलपमेंट का, ब्लैक विडो ने उसको बहुत प्रॉपर तरीके से यूज़ किया। क्योंकि जो अगले कैरेक्टर्स हैं जो अगले फेज़ में यूज़ होने वाले हैं और इस फिल्म में भी हैं, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी था कि उसके लिए इस तरह की एक फ़िल्म आए। तो मैं इस फॉर्मेट का बहुत बड़ा फ़ैन बन चुका हूँ इन अ वे कि आप कैसे एक कैरेक्टर से एम्पैथी डेवलप करते हो और आप 10 साल लगाते हो एक कैरेक्टर आर्क डेवलप करने में, थ्रू स्कैटर्ड रेपुटेशंस और थ्रू स्कैटर्ड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ये बहुत घटिया वर्ड बोल दिया मैंने, बट ठीक है, हाँ। आप अलग अलग सिचुएशन में उस कैरेक्टर को डाल के, उसको अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट में डाल के आप उसके लिए केयर डेवलप करते हो, जो कि मैंने कभी नहीं देखा था इससे पहले। मैंने मतलब जब मैंने सुना मार्टिन स्कॉर्सेज़ी को ये बोलते हुए कि मार्वल मूवीज एक अम्यूजमेंट राइड की तरह है, फिल्म नहीं है, सिनेमा नहीं है, मेरे को समझ दिया है। मुझे तो ये फॉर्मेट बहुत ही नया लगा इन अ वे कि इस तरह से मैंने कैरेक्टर डेवलपमेंट शायद सिर्फ सीरियल्स में देखा है, शायद से टीवी सीरीज़ में देखा है, या इस तरह से लॉन्ग रनिंग फ्रेंचाइजीज में देखा। जैसे एलन रिकमन के कैरेक्टर हैरी पॉटर में सेवरस स्नेप, जब उसकी, आई एम होपिंग हैरी पॉटर देखिए तो उसका स्पॉइलर दे सकता हूँ मैं। तो जब उसकी डेथ होती है और आप वो फील करते हो, इवन दो उसने इतना बुरा सब कुछ करा रखा है, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट फिर भी डेवलप है, वो अटैचमेंट एक डेवलप्ड है, नेगेटिव ही सही, बट जब वो फ्लिप हो गया था इन द एंड, और वो जो एक स्लो पेसिंग है ना इन कैरेक्टर्स की, जो मुझे इतनी फैसिनेटिंग लगती है, इतनी ज़्यादा। और कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, मान सकता हूँ कि हाँ ठीक है ये जल्दी किया आ सकता है, बट देन अगेन इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती, क्योंकि मैं थरोली एंजॉय करता हूँ ऑलमोस्ट हर एक फिल्म। क्योंकि अब वो फेज़ आ चुका है मार्वल का जहाँ पे आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, थोड़ा सा फटीक भी है इन अ वे कि अभी जस्ट ख़त्म हुई है ऐसा लगता है, क्या बोलते हैं ये, एंड गेम और एवेंजर्स। बट लोकी जैसे सीरीज़ के थ्रू, या फिर क्या बोलते हैं, मेरे लिए तो वांडा विजन भी एक तरीके से, और ब्लैक विडो, मैं इनफैक्ट उतना इंटरेस्टेड नहीं था इसके लिए, क्योंकि मुझे लगा था कि ब्लैक विडो ही तो है, मतलब क्या ही होगा। बट द फैक्ट दैट कि ये थिएटर में रिलीज़ हुआ, मैंने जाके देखा और मेरे को बहुत पसंद आई ये फिल्म। आई थिंक एक टेस्टिमनी है मार्वल के प्लानिंग का, मार्वल के कैरेक्टर डेवलपमेंट, पूरे एक स्टोरी का। और केविन फीगी नाम है उस बंदे का जो टोपी पहनता है, मतलब काफ़ी रिस्पेक्ट उस चीज़ के लिए, उस प्रोड्यूसर के लिए जिसने भी ये ड्राफ्ट आउट किया है इस कॉन्सेप्ट को। बट एक जो लास्ट पॉइंट है जो मैं बात करना चाहता हूँ ब्लैक विडो इस फिल्म को लेके, वो जो हम एक कैसे बताऊँ, एक एक्शन मूवी ट्रोप होता है ना, सॉरी एक्शन मूवी ट्रोप नहीं, एक जो फीमेल मूवी ट्रोप होता है, ये मैं शायद बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है। मैं ट्राई करता हूँ इसको ये समझाने का कि मैं अपने वर्ड्स क्लियरली पुट कर सकूँ, बट हो सकता है कि मैं उतना इक्विप ना हूँ जो बोल रहा हूँ उस चीज़ के लिए। बट हाँ, प्लीज़ इससे ऑफेंड नहीं होना, मैं बस ट्राई कर रहा हूँ कुछ कन्वे करने का। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको ऑफेंड किया एनी वे तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं ट्राई करूँगा उस चीज़ को रिजॉल्व करने का, क्योंकि मेरा इंटेंशन ऑफेंड करने का किसी को भी नहीं है। बट मैं समझ सकता हूँ कि आप जब एक फ़ीमेल ओरिएंटेड फिल्म बनाते हो तो उसकी एक ऑडियंस है जहाँ पे आपको वोकली एक्सपोजिशन के थ्रू बताना पड़ता है कि मैं फ़ीमेल हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ,
मैं इंडिविजुअल हूँ और मैं ये कर सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ। उस जॉनर ऑफ फिल्म का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ वो एग्जिस्ट कर सकता है। बट देन अगेन, मैं जिस सोसाइटी में अभी रह रहा हूँ, जो कि बहुत अर्बन, बहुत मेट्रोपॉलिटन और बहुत एडवांस सोसाइटी है, वहाँ पे आई थिंक ये थोड़ा प्रिमिटिव लगता है। मैं एट अ ग्लोबल स्केल नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस इतना पर्सपेक्टिव लगा रहा हूँ कि एक बहुत मेट्रोपॉलिटन अर्बन जगह पे मैं हूँ और वहाँ पे ये बहुत प्रिमिटिव हाँ लगता है ये नैरेटिव कि मैं मतलब एक्सप्लिसिटली बताऊँ कि नहीं, मैं फीमेल हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे कहीं ना कहीं वो एक सर्टिलिटी बहुत पसंद आती है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन से ज़्यादा पावरफुल टूल मुझे कुछ लगता नहीं है। एक 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 सिनेमा, एक कोई मूवी अगर आप देखते हो और अगर आप खुद कुछ इंटरप्रेट कर सकते हो उस फिल्म के किसी सीक्वेंसेस या उस बेसिकली उस पूरी फिल्म के नैरेटिव के थ्रू, वो बहुत पावरफुल चीज़ है, क्योंकि वो फिर आपकी पर्सनल एक चीज़ बन जाती है। वो आपने कुछ वो ट्विटर पे नहीं पढ़ा है, आपने कहीं वो इंस्टाग्राम पे कोई मीम देख के नहीं देखा है, आपने वो फिल्म देखा, उसने आपको एक तरीके का आपके अंदर एक इमोशन या एक नोशन मतलब जगाया और आपने उसके थ्रू एक थिंकिंग डेवलप करी। वो इंटरप्रिटेशन फैक्टर जो है ना, जब वो एक्सप्लिसिट नहीं होता है और जब आपके अंदर से आता है, वो ज़्यादा एवरलास्टिंग होता है मेरे हिसाब से, एटलीस्ट जो मेरे साथ होता है। इस पूरे फिल्म में इट्स मेजरली फीमेल कास्ट। एक्शन है, प्रॉपर एक्शन है, प्रॉपर मतलब स्टोरी है, बैकड्रॉप है, रिलेशंस है, कॉन्फ्लिक्ट्स है उन रिलेशंस के बीच में, और एक पूरा फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन कहीं भी ऐसा एक्सप्लिसिटली नहीं दिखाया गया है फीमेल पावर। मुझे बहुत पसंद आया कि इस फिल्म में फीमेल एम्पावरमेंट इस तरीके से दिखाया गया कि आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, रादर देन कि आपके एक्सप्लिसिटली इन अ वे इन योर फेस टाइप से नहीं दिखाया गया। और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उस चीज़ को। मैं चाहता हूँ कि इस तरह की भी फिल्में बने। बट हाँ, आज के लिए इतना ही। मैं काफ़ी ब्लावर कर चुका हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। और आई होप कि मेरा ये ब्लैक विडो वाला आपको एपिसोड, जितना भी थोड़ा बहुत देखा है आपने, आपको ठीक ठाक लगा हो। अगर नहीं तो स्किप कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। बट होपफुली अगले एपिसोड तक जो मैं आर्ट्स ऑफ फ्लैग पे करने वाला हूँ, विल बी बैक टू अ रेगुलर प्रोग्रामिंग, बैक टू अ रेगुलर फिलोसफिकल डिस्कशन जो हम करते, कैरेक्टर स्टडी जो हम करते हैं उसके ऊपर। बट मुझे ये इसके बारे में बहुत दिनों से बात करनी थी, जहाँ पे मैं एक सुपर हीरो वाला जो जॉनरा है, कॉमिक बुक मूवी का जो जॉनरा है, CBM जो एक जॉनरा है, उस चीज़ को लेके। ऑलराइट, थैंक यू। अगले हफ्ते मिलते हैं। कमिट कर चुका हूँ तो मिलना ही पड़ेगा। ओके।